Hello everyone, welcome to revision lecture for +1 class business studies of chapter 2 जिसका नाम है बच्चा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैम व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? कोई भी ऐसा इंसान जो कि अपने आप को इंगेज रखता हो या कोई भी एंटिटी जो अपने आप को इंगेज रखती हो किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी कॉमर्स की एक्टिविटी में। मैम अब ये बिजनेस या कॉमर्स क्या है बेटा, इसकी रिवीजन हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। Then this business organization further get classified into 3 categories. One is private sector, public sector and joint sector enterprises. मैम अब ये क्या है बेटा? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, या फिर ये जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है? इसे हम दो बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला बेस ये है कि इन्हें ओन कंट्रोल या मैनेज किसके द्वारा करा जाता है, एंड सेकेंड इज इनको चलाने का बेसिक मोटिव क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की। ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस रहती हैं इन्हें ओन कंट्रोल एंड मैनेज करा जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के किसी भी इंसान का कोई भी रोल नहीं रहता, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इन्हें ओन कंट्रोल एंड मैनेज करा जाता है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। और इनका मेन मोटिव, इनका एम क्या रहता है बिजनेस करने का? इनका जो मेन एम रहता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट्स, ताकि ये लोग प्रॉफिट्स कमा सकें। नाम क्लियर है? देन कम्स योर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये बिल्कुल ऑपोजिट है बेटा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से। इन्हें ओन कंट्रोल एंड मैनेज करा जाता है बाय या इधर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के द्वारा मिलके इसे ओन कंट्रोल एंड मैनेज करा जाता है। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उनका मेन मोटिव क्या आ जाता है बेटा? टू प्रोवाइड सर्विसेज, ताकि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन एम नहीं रहता। एंड देन कम्स जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि कंसेप्ट आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है। मैम ये क्या है? ये अगर हम प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को मिला दे तो बन जाता है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब ये दोनों के द्वारा, प्राइवेट भी होते हैं और इसमें गवर्नमेंट के लोगों का भी हाथ रहता है, सेंट्रल या स्टेट कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है या दोनों हो सकते हैं, कि उनका कुछ कुछ शेयर रहता है इसे कंट्रोल करने में। ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। उनका रोल रहता है इस जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए। और इनका मेन एम क्या रहेगा? दोनों कहीं ना कहीं इनका एम रहता है कि हाँ जी लोगों को अच्छी सर्विस मिले, एंड सेकेंडली कहीं ना कहीं इनका एम ये रहता है कि हम इन एंटरप्राइजेस को रन करके कुछ हद तक प्रॉफिट्स कमा सकें। देन फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। बेटा आपके बिजनेस में जो कि हमने अभी पढ़ा 3 तरह के एंटरप्राइजेस हैं, प्राइवेट पब्लिक एंड जॉइंट। आपके सिलेबस में आपको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को पूरी तरीके से इलेबोरेट करके आपके सिलेबस में है। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब जो कि हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिविजुअल्स है जो खुद ही अपने बिजनेस को ओन कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं और उनका मेन एम क्या है बच्चा? अपना प्रॉफिट कमाना। अब ऐसे लोग किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कैसे वो अपने बिजनेस को चला सकते हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला तरीका है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। मैम व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? अगर एक अकेला इंसान खुद से अपना बिजनेस कर रहा है, जैसे आप कहें कि आपने खुद मिलके स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू करा, ठीक है, तो आप क्या है एज अ सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। देन कम्स योर जॉइंट हिंदू फैमिली। ये कंसेप्ट सिर्फ इंडिया में पाया जाता है बेटा और बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, जबकि जिसमें कि हिंदू फैमिली इसके मेंबर्स मिलके अपने बिजनेस को, पुश्तैनी बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है बेटा? ये एक्सटेंशन है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप की। जैसे कि मैं अकेली अगर बिजनेस करना चाहती हूँ तो मैं कौन सा बिजनेस कर रही हूँ, कौन सी फॉर्म के थ्रू कर रही हूँ? थ्रू सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं किसी दो इंसान, मैं खुद या मेरे किसी फ्रेंड के साथ मैं मिलके हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी बेटा? एक पार्टनरशिप। कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल जाते हैं बिजनेस करने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? दे आर डूइंग बिजनेस थ्रू पार्टनरशिप। देन कम्स योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके भी फीचर्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनका मेन मोटिव होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शंस को या ग्रुप ऑफ पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड करना। देन कम्स योर कंपनी। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है जब आप बिजनेस करते हैं एक कंपनी बनाते हैं। तो हम इन्हीं सारी फॉर्म्स को एक एक करके इन डिटेल पढ़ते हैं।
आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आपके सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सबसे पहले इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सोल? सोल मीन्स बच्चा ओनली, जब सिर्फ एक इंसान, प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? ओनर। जब किसी भी चीज का सिर्फ एक मालिक होगा तो उस बिजनेस को हम क्या बोल देंगे कि ही इज रनिंग बिजनेस थ्रू सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट? देन आइए ओन कंट्रोल एंड मैनेज। ये बिजनेस ओन कंट्रोल एंड मैनेज करा जाता है किसके द्वारा बेटा? एक इंडिविजुअल के द्वारा। सिर्फ एक इंसान होगा जो अपने बिजनेस को इस कंसेप्ट के थ्रू रन कर रहा होगा। उस इंडिविजुअल का क्या काम रहता है बेटा? सारी कैपिटल, जो भी पैसा लगेगा उस बिजनेस में, वो भी ये इंडिविजुअल द्वारा लाया जाएगा, ठीक है मैम? सारे प्रॉफिट्स जो भी वो कमाएगा वो किसके होंगे? वो किसी के साथ बांटेगा नहीं, वो सारे प्रॉफिट्स उसके अकेले के हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब प्रॉफिट्स अकेले के, जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स ही होंगे। अगर कोई भी बिजनेस में रिस्क आया, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो वो भी किसके जिम्मे आ जाएगा? इस एक इंडिविजुअल के जिम्मे आ जाएगा। तो ये सारे रिस्क भी बिजनेस के इसी के द्वारा बेयर करे जाते हैं। वेरी वेरी गुड मैम, समझ आ गया। नेक्स्ट, ये बिजनेस सुटेबल किसके लिए है बेटा? ये फॉर्म ऑफ बिजनेस सुटेबल होता है अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो। मैम ऐसा क्यों? ये हम इन डिटेल इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स कहते हैं उसमें कवर करेंगे कि क्यों ये फॉर्म छोटे बिजनेस के लिए ही सुटेबल है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है आपको पेपर में ये ना पूछ के जाए कि हाँ जी राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट आपको इसका कोई ऑल्टरनेट नेम दे जाए या आपको एमसीक्यू में पूछ ले तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो। तो सोल प्रोप्राइटर को और क्या क्या बोला जाता है बेटा? इसे सोल ट्रेडर भी बोला जाता है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी बोला जाता है, एंड देन कम्स योर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी इसे कहा जाता है। तो ये नाम आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। देन कम्स सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे हम इसके एक एक करके कवर करते हैं। फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। बेटा इसके फीचर्स, मेरिट्स या डीमेरिट्स पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स इसके रिलेटेड क्लियर होनी जरूरी है। आइए देखते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स यूज जो बार बार यूज होंगी, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा बहुत ज्यादा टर्म यूज होगी, दैट इज लायबिलिटी। मैम लायबिलिटी क्या होता है बच्चा? आपने अकाउंट्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, आई अज्यूम कि आपको लायबिलिटी का मतलब पता है। फिर भी सिंपल वर्ड्स, लायबिलिटी मीन्स देनदारियां, कि हाँ जी आपके बिजनेस की देनदारियां क्या है? दैट इज ऑब्लिगेशन टू रीपे डेट्स, कि आप किस तरीके से अपने डेट्स को रीपे करेंगे। देन आपको बार बार वर्ड देखने को आएगा दो तरीके की। एक लायबिलिटी होती है बच्चा लिमिटेड लायबिलिटी और एक लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाम से ही है, लिमिटेड मतलब जो कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट कर लेगी, अनलिमिटेड का मतलब क्या है? जो कभी एंड ही नहीं होती। बट हम जो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसको लिमिटेड एंड अनलिमिटेड वर्ड कैसे यूज करा गया आइए देखते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? Limited liability means liable only up to capital contribution by individual in firm, कि जितनी एक इंसान ने उस बिजनेस में पूंजी लगाई है। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक बिजनेस शुरू करा है 10 लाख रुपए देके, मैंने उस बिजनेस को करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, तो अगर मेरे उस बिजनेस की देनदारियां शुरू हो जाती है, मतलब मैंने लोगों का पैसा चुकाना है, तो उस केस में मेरी लायबिलिटी, मेरा जो मैक्सिमम नुकसान है वो 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट मैंने करा है सिर्फ उस हद तक मेरी लायबिलिटी रहेगी। क्लियर है मैम? देन इसमें आपके पर्सनल एसेट्स को कोई भी हार्म नहीं होगा, कि जैसे मैं कहूं कि 10 लाख के बाद कोई ऐसे नहीं आएगा कि मेरे को ये कहेगा कि मैं अपने घर से और पैसा लेके आऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पर्सनल एसेट्स जो कि मैंने अपनी मर्जी से बिजनेस में नहीं लगाए हैं, उसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इवन अगर चाहे डेट्स ज्यादा हो जाए आपके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से। मैं कहूँ मेरी फर्म, जैसे कि आप बिजनेस अपने अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं कि बिजनेस और जो इंडिविजुअल है वो दोनों क्या है? अलग अलग इंडिविजुअल माने जाते हैं। मैं कहूँ मेरे बिजनेस की देनदारियां 12 लाख की होगी, बट मेरी लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ 10 लाख तक की। जो वो 2 लाख रुपए हैं जो मेरे बिजनेस ने बाहर वालों को देने हैं, तो कोई भी मेरे को नहीं बोल सकता कि जाओ अपने घर से और 2 लाख दे के आओ, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसने ये पैसा देना है। लिमिटेड लायबिलिटी, होप आपको क्लियर है। अब बात करेंगे बच्चा अनलिमिटेड लायबिलिटी की। अनलिमिटेड लायबिलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है लिमिटेड से, ऑब्वियसली मैम नाम से ही समझ आ रहा है।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि इररिस्पेक्टिव आपने कितना पैसा कंट्रीब्यूट करा है अपनी मर्जी से बिजनेस, अगर बिजनेस के डेट्स ज्यादा हो गए, मतलब बिजनेस ने बाहर वालों का पैसा ज्यादा देना हुआ, तो उस केस में आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा भी अगर बिजनेस को कुछ बाहर वालों की लाइबिलिटीज को चुकाना है, तो आपको आपके घर पे पर्सनल एसेट्स को बेच के भी पैसा लाना पड़ेगा। ये होता है बच्चा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पर्सनल लाइबल फॉर ऑल द डेट्स, कि आप एक इंडिविजुअल उन सारे डेट्स के लिए पर्सनल लाइबल है जो भी उसके बिजनेस द्वारा इनकर करे गए। पर्सनल प्रॉपर्टी में ऑल्सो बी सोल्ड टू बिजनेस डेट्स इफ, कि अगर आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेचा जा सकता है अगर आपके जो बिजनेस डेट्स हैं वो ज्यादा हो जाए एसेट्स ऑफ द फर्म, की बिजनेस के सारे एसेट बेच बाच के भी अभी आपकी देनदारियां पड़ी हैं मार्केट में, तो आपको आपके पर्सनल एसेट्स को भी बेच के वो देनदारियां चुकानी पड़ेंगी। होप आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये क्लियर हो गया होगा। Then comes the concept of separate legal entity. सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है बच्चा, कि एक बिजनेस और जो उस बिजनेस को कर रहा है वो इंडिविजुअल आर टू डिफरेंट एंटिटीज इन द आईज ऑफ लॉ, कि लॉ की नजरों में वो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। चाहे मैं कहूँ मैंने अपना खुद का बिजनेस चलाया था, सारा पैसा मेरा, कंट्रोल उसे मैं करूँ, बट फिर भी जब हम ये देखेंगे कि बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है, बिजनेस के एसेट्स कितने और मेरे खुद के एसेट्स क्या हैं, उन दोनों को अलग अलग माना जाएगा, उन्हें एक जैसा ट्रीट नहीं करा जाता है। ये समझता है लॉ, ये समझता है कि बिजनेस और बिजनेस करने वाला दो अलग अलग इंसान है। इंसान क्यों, बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन की रिकॉग्निशन दे दी जाती है। ऑनर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, चाहे जो इंसान उसका मालिक है उस अकेले उस इंसान को, उस मालिक को बिजनेस की सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जाएगा। एसेट्स या लाइबिलिटी जो बिजनेस की है वो सेपरेट होती हैं उसके ओनर से, कि चाहे उसका खुद का बिजनेस है फिर भी जो बिजनेस में एसेट्स हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज है, वो बिल्कुल अलग होंगी एक ओनर की पर्सनल एसेट्स या लाइबिलिटी से। बिजनेस इज डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो बिजनेस है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन समझा जाता है। ये कंसेप्ट हम इन डिटेल बच्चा क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, जस्ट एक बार रिवाइज कराने के लिए था, होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। आइए अब इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। मैम किसके फीचर्स कर रहे थे हम, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला फीचर है बच्चा इसका इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसे कोई भी एक्ट के द्वारा रेगुलेट नहीं करा जाता, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट नहीं है जो इसे रेगुलेट करता है, आपको कहीं भी अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आपने आज सुबह सोचा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इसको फॉर्म करना मतलब शुरू करना या इसको क्लोज करना, जब आप अपनी मर्जी हुई, आपको लगा कि नहीं बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हम इसे बंद करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को बंद करके जा सकते हैं। देन कम्स अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या था, कि अगर मैंने आज कुछ बिजनेस शुरू करा, ठीक है, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मेरे साथ और भी कोई भी इंसान है, तो अगर मुझे बाहर ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ जी मैं कल को फ्रॉड करके निकल लूं, कि हाँ जी लोगों से पैसा ले लिया, बाद में मैंने बोल दिया कि मैंने तो अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो उसके बाद बिजनेस तो बंद हो गया। अगर मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग होते तो उस केस में कोई मेरे पे तो हाथ उठा नहीं सकता, उंगली उठा नहीं सकता। तो उस केस में क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड मतलब कि अगर मेरी देनदारियां मेरे बिजनेस के एसेट से कम पड़ गई, तो उस केस में मुझे अपने घर से पैसा लाके लोगों की देनदारियां चुकानी पड़ेंगी। होप आपको क्लियर है। सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, कि अगर मेरा कोई रिस्क है वो भी मैं अकेली उठाऊंगी, और अगर मेरे बिजनेस को कोई प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो भी मेरे अकेले के ही होंगे। देन कम्स 100% कंट्रोल, मेरे बिजनेस में आके कोई दूसरा इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो मेरे को नहीं बोल सकता कि आप अपना बिजनेस इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। पूरा उस बिजनेस का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथों में ही रहेगा, मतलब मेरे पास उस बिजनेस का क्या है 100% कंट्रोल रहेगा। देन नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बेटा आप अपने अकाउंट्स में ये पढ़ते हैं कि जब एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा होता है उस टाइम बिजनेस और आपके खुद को दो सेपरेट लीगल एंटिटीज माना जाता है, बट आपकी बिजनेस स्टडीज ये कंसेप्ट नहीं मानती। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में आप और आपका बिजनेस जो एक ही इंसान है, उन्हें अलग अलग इंसान नहीं माना जाएगा, तो उसके लिए नो सेपरेट लीगल एंटिटी।
देन कम्स लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है कि अगर जो इंसान बिजनेस कर रहा है उसकी डेथ हो जाए, बच्चा वो पागल हो जाए, उसको जेल जाना पड़ जाए, उसको फिजिकली कोई परेशानी आ जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, और प्रोपराइटर इवन लीड्स टू क्लोजर ऑफ बिजनेस, कि अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो उस इंसान को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ओनर जो था वो चला गया, उसकी डेथ होगी तो भी उसका बिजनेस चलता रहेगा, तो ये चीज नहीं होती है। तो इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। देन कम्स योर बच्चा मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स क्या क्या है, मतलब फायदे क्या क्या है अगर आप एक अकेला इंसान अपने बिजनेस को करते हैं। सबसे पहला फायदा बच्चा क्विक डिसीजन मेकिंग, कि अगर आपने अपने डिसीजंस लेने हैं, आप बिना किसी से पूछे जो आपको सही लगता है उस अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। देन कम्स बच्चा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को कैसे चला रहे हैं उसके बारे में आपको किसी भी बाहर वाले को बताने की जरूरत नहीं होती। इसको कोई भी अपने अकाउंट्स पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि हाँ जी आपने कैसे बिजनेस करा, कितने आपके प्रॉफिट्स हुए, आप किसी बाहर वाले को बताओ, तो ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहती। तो इसके लिए इनके पास एक कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है कि ये अपने बिजनेस के राज अपने तक रख सकते हैं। देन कम्स बच्चा डायरेक्ट इंसेंटिव्स। इसका मतलब क्या है कि जितना भी आप अपने बिजनेस के लिए एफर्ट्स डालोगे उतने जो रिवॉर्ड्स आएंगे, उतने जो प्रॉफिट्स आएंगे वो सारे आपके होंगे। आपको ऐसा नहीं होएगा कि हाँ जी एफर्ट्स आपने डाले और जब प्रॉफिट देने की बारी आई तो वो प्रॉफिट बट गया, ये प्रॉफिट यहाँ पे बटेगा नहीं, जितना आप कमाओगे वो सारा का सारा आपका ही होएगा। तो इसमें क्या है बच्चा, आपके पास क्या रहते हैं, डायरेक्ट इंसेंटिव्स, कि हाँ जी जितना कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, तो वही चीज है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतने आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स है वो सारे के सारे किसके पास रहते हैं बच्चा, प्रोपराइटर के रहते हैं। देन कम्स योर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि हाँ जी इसमें क्या है, एक इंसान को जो अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा है उसे एक सेटिस्फेक्शन आती है, हाँ जी कि हाँ मैंने खुद की, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रहा बल्कि मैंने खुद का अपना एक बिजनेस शुरू करा है। देन ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जो कि मैंने आपको अभी बताया, हमने टीचर्स में भी पढ़ा कि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज में आपको नहीं जाना पड़ता। अगर आप अपना बिजनेस जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं, जब चाहे उसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गए बच्चा आपके मेरिट्स ऑफ डूइंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। देन कम्स लिमिटेशंस, ऑब्वियसली जिस चीज के फायदे हैं उसके कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी रहेंगे। तो लिमिटेशंस क्या क्या है अगर आप सोल प्रोप्राइटर के थ्रू बिजनेस करते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चा, लिमिटेड रिसोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी कैपिटल इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं क्या है, मैम हम बैंक से पैसा नहीं ले सकते, बच्चा बिल्कुल ले सकते हो। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर के थ्रू बिजनेस कर रहे हो तो आपको जो आपकी सेविंग्स आप उसे यूज, बैंक से पैसा ले सकते हो, बट बैंक भी आपको कितने हद तक पैसा दे देगा, जितनी आप उसे गारंटी प्रोवाइड कर दोगे, जितने आपके हाथ में रिसोर्सेज है उसी के थ्रू तो आप बैंक का लोन दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं क्या है बच्चा, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका जो बिजनेस है उसके रिसोर्सेज कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाते हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही उस प्रोपराइटर की डेथ हो गई, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसे कोई फिजिकल एलिमेंट आ गई, तो उस केस में उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो इसी के कारण क्या है, उस बिजनेस की लाइफ कहीं ना कहीं बच्चा लिमिटेड हो जाती है। देन कम्स योर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस के जो डेट्स हैं वो ज्यादा हो जाए, किससे, बिजनेस की एसेट से, तो उस केस में सोल प्रोपराइटर को अपने घर के पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है। तो इसमें क्या है, ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है कि इसमें जो लाइबिलिटी होती है प्रोपराइटर की, वो रिस्क लेगा तो उसे हमेशा डर रहेगा कि भाई मैं कितना रिस्क लूं, ठीक है, जितना, अगर मेरे बिजनेस में मेरे को कोई घाटा हो गया तो मेरे को अपना घर बाहर भी बेच के जाना पड़ सकता है। तो इसमें जो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती है बच्चा, अनलिमिटेड। देन कम्स योर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैम ये क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चा एक इंसान जो अकेला बिजनेस करे उसके पास कितनी नॉलेज होगी, लिमिटेड एरियाज की होगी, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लगा लो, मैनेजमेंट के रिलेटेड, एक इंसान को हर चीज में एक्सपर्टीज नहीं हो सकता।
तो इसमें क्या है कि जो उसकी मैनेजरियल एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लिमिट कर जाएंगी। जैसे मैं कहूँ, अगर 4 लोग करके मिलके बिजनेस करें तो 4 लोगों का दिमाग इन्वॉल्व है, अगर एक सिंगल इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसमें सिर्फ उसका दिमाग इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिट कर जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होएगा। अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेटा प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है बच्चा आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट क्या है, ये ऐसी यूनिक फॉर्म है जो कि सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। इसमें बिजनेस जो ओन है और कैरिड आउट करा जाता है, मतलब इस बिजनेस को चलाएगा कौन, कैरिड बाय मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ क्या है बच्चे, एक हिंदू फैमिली के बंदे जितने उसमें मेंबर्स हैं वो मिलके एक बिजनेस को चला रहे हैं। मेंबरशिप कैसे मिलती है, जैसे ही एक इंसान का बर्थ हो गया, एक बच्चा हिंदू फैमिली में पैदा हो गया, उसी टाइम पे बर्थ के टाइम में ही वो क्या है, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाएगा। इसमें कोई सेपरेट लॉ नहीं है कि हाँ जी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है वो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाता है। इसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके दादाजी, आपके पापा और आप 3 सक्सेसिव जनरेशन आगे जाके क्या है, इसकी मेंबर बन सकती है। बिजनेस इसमें जो मैनेज है एंड कंट्रोल है, बिजनेस को चलाता कौन है, सारे उसके डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, बेटा कर्ता। मैम ये कर्ता क्या होता है बच्चा, जो हेड ऑफ द फैमिली। अगर आपके घर में बात करें, आपके दादाजी क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है, तो वो क्या बन जाएंगे, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के कर्ता बन जाएंगे, जिनके पास होली सोली पावर है कि वो जो डिसीजन चाहे अपने बिजनेस के रिलेटेड वो ले सकते हैं। कि जो ये बिजनेस जो मैनेज एंड कंट्रोल है वो किसके द्वारा करा जाता है बच्चा, कर्ता, जो कि क्या है, हेड ऑफ द फैमिली। डिसीजंस बाय कर्ता आर बाइंडिंग ऑन ऑल। जो भी कर्ता ने बोल दिया वो सारे मेंबर्स को मानना ही पड़ेगा, उनके डिसीजन को कोई भी आगे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो जो उन्होंने डिसीजन लिया वो सबके लिए फाइनल हो जाता है। जो बाकी मेंबर्स है, जो सबसे हेड ऑफ द फैमिली है, उसे क्या बोला जाता है बच्चा, कर्ता। जो बाकी मेंबर्स है उन्हें को-पार्टनर्स कहा जाता है। आइए अब एक एक करके इनके भी फीचर्स, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स की तरफ चलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सबसे पहले आइए इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला फीचर्स है बच्चा, इसकी जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा गाइड करी जाती है, कौन उसे गवर्न करता है, फॉर्मेशन गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं कि किस तरह इस बिजनेस को चलाया जाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है बच्चा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसे चलाने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। सेकंड, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट बाय देम, कोई ऐसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको लेके वो अपना बिजनेस कर सके। मेंबरशिप अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, और मेंबर बनते कैसे हैं, जैसे ही किसी इंसान का उस घर में जन्म हो जाता है वैसे ही वो उस फैमिली का मेंबर बन जाता है। देन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैसी रहती है बच्चा, 2 तरह की लाइबिलिटीज पड़ी है, वन इज लिमिटेड एंड अदर इज अनलिमिटेड। जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो कैसी रहेगी बच्चा, अनलिमिटेड की, मतलब अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस को कुछ हो जाता है, जो भी कर्ता के नाम प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी भी बिक सकती है लोगों का उधारी या डेट चुकाने के लिए। बट मेंबर्स, जो बाकी मेंबर्स है, उनकी लाइबिलिटी कैसे रहती है बच्चा, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रहती है कि जितना उनका शेयर है उनकी लाइबिलिटी सिर्फ अपने शेयर तक रहेगी। कंट्रोल एंड मैनेज किसके द्वारा करा जाता है बच्चा, कर्ता, सारे डिसीजन कर्ता के द्वारा लिए जाएंगे। देन इसकी कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, जिस इंसान ने वो बिजनेस शुरू करा था बेटा, अगर उसकी डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, पागल हो जाए, कुछ भी उसको फिजिकल एलिमेंट हो जाए, तो उस केस में क्या था, वो बिजनेस बंद हो जाता था। ठीक, क्या यही चीज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में है, तो आंसर इज नो। तो इस केस में क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ एनी मेंबर, किसी भी मेंबर की अगर डेथ हो जाए तो उससे ये बिजनेस नहीं रुकेगा। मैम अगर कर्ता की डेथ हो जाए
तो कर्ता की डेथ हो जाए तो बेटा अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो भी फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता की पोजीशन ले लेता है, मतलब वो कर्ता बन जाता है। क्या माइनर भी मेंबर हो सकता है? माइनर कौन होता है बेटा? जिसकी एज 18 साल से कम है। तो क्या मैम माइनर भी इसका मेंबर बन सकता है? बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही एक इंडिविजुअल का बर्थ होएगा वो इस HUF का मेंबर बन जाएगा, तो हाँ माइनर भी इसका मेंबर हो सकता है। देन कम्स मेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या है बच्चा? सबसे पहला मेरिट है इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि इसमें जो कंट्रोल है वो सारा किसके हाथ में होता है बच्चा? कर्ता के हाथ में। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे किसके द्वारा लिए जाएंगे? कर्ता के द्वारा। तो इसीलिए इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इफेक्टिव होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है तो इसलिए डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सिर्फ जो कर्ता ने बोल दिया वही इसका एंड डिसीजन होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो इसकी कंट्रोल है या मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो जाती है। फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग कि हाँ जी कर्ता जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले सकता है, तो कहीं ना कहीं जो इसकी कंट्रोल है वो फ्लेक्सिबल होता है, डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबल हो जाती है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस कि हाँ जी जैसे मैंने आपको बताया कि इवन अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो ऐसा नहीं होता कि बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस चलता रहता है। जो भी कोई मेंबर आए कोई मेंबर जाए तो उसकी डेथ से या फिर कोई भी और रीजन से इस बिजनेस को अफेक्ट नहीं होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जैसे कि हम इसकी डीमेरिट्स में या लिमिटेशंस में पढ़ेंगे कि भाई क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता है तो ये इसका डीमेरिट है। बट एक मेरिट ये भी है कि जो इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो क्या है बच्चा? लिमिटेड है। देन कम्स इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, जैसे कि बच्चा घर के बंदे मिलके इस बिजनेस को चला रहे हैं क्योंकि फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही इस बिजनेस को चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी लॉयल्टी और उनकी कॉपरेशन ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स कि जितने आप एफर्ट्स डालते जाएंगे उतने आपको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। आपको किसी बाहर वाले के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना है। देन कम्स बच्चा लिमिटेशंस, हाँ जी जिस चीज के फायदे होंगे उसके नुकसान भी होंगे, तो इसीलिए HUF से बिजनेस करने के नुकसान क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला क्या है बच्चा? लिमिटेड रिसोर्सेज, कि यहाँ भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? लिमिटेड। ये जो बिजनेस है मेनली डिपेंड किस पे करता है बच्चा? आपकी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। अगर आपके पास जितनी बड़ी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उतना बड़ा आप इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड हो जाती है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, तो रिसोर्सेज भी लिमिट हो जाते हैं। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कि ऐसा होता है बच्चा कि हाँ जी जैसे जैसे मेंबर्स बड़े होते जाते हैं वो अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ जी अगर आप कोई बहुत कुछ टाइम बिजनेस चला रहे हो तो आप बहुत उसे लंबे टाइम तक लेके जाएंगे, तो इसमें एक्सपेंशन का स्कोप कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है। देन अनदर लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, जैसे कि हमने देखा कि मेरिट्स में क्या है? मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, बट डीमेरिट्स में क्या है? लिमिटेशंस में क्या है कि जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड है, क्योंकि कर्ता ही सोल रिस्पॉन्सिबल होता है सारे डिसीजंस को लेने के लिए। देन कम्स डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कि हाँ जी आपने देखा कि जो सारे डिसीजंस लिए जाएंगे वो कर्ता द्वारा लिए जाएंगे और कर्ता ने जो बोल दिया वही एंड डिसीजन होएगा, तो कहीं ना कहीं क्या है कि हाँ जी वो उसका सोल कंट्रोल है, तो वो बिजनेस थोड़ा डोमिनेंस हो सकता है। देन कम लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, जिसमें क्या है कि हाँ जी हमने देखा कि ये सारा बिजनेस किसके द्वारा ओन एंड कंट्रोल करा जाएगा? कर्ता के द्वारा। तो उसके स्किल्स भी ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ता हर चीज का एक्सपर्ट हो या उसे हर चीज की नॉलेज हो, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे हमारे मैनेजरियल स्किल्स है वो भी लिमिटेड रह जाते हैं। हो बच्चा आपको यहाँ तक क्लियर होएगा। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है बच्चा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर दो या दो से ज्यादा इंसान मिलकर एक बिजनेस को कर रहे हैं तो वो कैसा बिजनेस बन जाता है बच्चा? पार्टनरशिप। इसमें क्या है? रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट्स, कि दो या दो से ज्यादा इंसान जब आपस में मिल जाएं और ये एग्री करें कि हाँ जी हम अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, और जो बिजनेस है कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम, या सारे मिलके बिजनेस चला रहे हैं या किसी एक के द्वारा जो कि सबके बिहाफ पे डिसीजंस ले रहा है, सबकी मर्जी से एक्ट कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा बच्चा? आपका पार्टनरशिप बन जाएगा। ये क्या है? आपके सोल प्रोप्राइटरशिप की एक्सटेंशन है कि पहले सिर्फ एक इंसान खुद अपना बिजनेस लेके बैठ जाता था, तो उन्होंने देखा कि भाई मेरे तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो जाते हैं,
तो उन्हीं रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए इस कंसेप्ट को लेके आया गया, जिसमें क्या है कि हाँ जी अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक से ज्यादा इंसान मिलकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। दो या दो से ज्यादा इंसान एग्री करते हैं कि वो मिलके एक लॉफुल बिजनेस चलाएंगे थ्रू एग्रीमेंट। सबसे बड़ी चीज बेटा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसकी ये है कि सबसे पहले जो ये आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी अनलॉफुल बिजनेस के लिए कि हाँ जी आओ मिलके स्मगलिंग करते हैं, ऐसा कोई भी बिजनेस आप दो जने या दो से ज्यादा जने मिलके नहीं चला सकते। तो इसमें क्या है, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कि हाँ जी आप इस बिजनेस को प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ जी अगर आप कहें कि चलो दो जने मिलके बिजनेस करते हैं, लॉफुल भी है, हम चैरिटी पर्पस के लिए करेंगे, कि क्या उसे पार्टनरशिप का नाम दिया जाएगा? नहीं। तो उस टाइम पे उसे पार्टनरशिप का कंसेप्ट नहीं दिया जाएगा, उसे पार्टनरशिप का नाम नहीं दिया जा सकता। और थ्रू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है, एक रिटन कंसेंट होता है, रिटन भी हो सकता है, कई बार ऑरल भी हो सकता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है या बोली जाती है, बताई जाती है कि किस तरह से आपका बिजनेस चलाया जाएगा, किसका कितना प्रॉफिट शेयर रहेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है। और इसका जो मेन एम है वो क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉफिट अर्निंग। अगर आपके इस बिजनेस का मोटिव जो है, मेन एम है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, तो आप उस केस में उसे पार्टनरशिप का नाम नहीं दे सकते। होप बच्चा यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा। आइए उसके बाद पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला क्या है, फॉर्मेशन, कि इसे बनाया या चलाया कैसा जाता है। इसे गवर्न करा जाता है बच्चा, इसे इट इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जिसमें सब कुछ लिखा गया है कि कैसे एक पार्टनरशिप को चलाया जाएगा, तो वो उसी की प्रोविजंस इसे गवर्न करती हैं। एक लीगल एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप के बीच में, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी कि कैसे आपका बिजनेस रन होएगा, पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा ये लिखा जाता है, कैसे आपके प्रॉफिट्स को शेयर करा जाएगा ये सब लिखा जाता है, और कैसे बिजनेस को चलाया जाएगा ये हर चीज आप उस एग्रीमेंट में लिख के देते हैं। देन लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, की जो इसके पार्टनर्स है वो ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअली दोनों ही क्या है, दोनों तरीके से क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बेयर करते हैं। मैम ये ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअल क्या है, इन प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ज्वाइंटली का मतलब ये है कि मैं कहूँ कि हाँ जी आज हमारे ऊपर 10 लाख की देनदारी आ गई और हम कोई भी ये लगा लो 4 बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे एक के हिस्से में कितनी देनदारी आएगी, जितनी रेशो में हम अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ज्वाइंटली हर एक को, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 4 पार्टनर्स मिलकर लाइक बिजनेस कर रहे हैं, हमारे ऊपर 10 लाख की देनदारी आ गई और सिर्फ एक पार्टनर मिलके या फिर एक पार्टनर पूरा लाइक डेट चुकाएगा, ऐसा नहीं होता। सबको उस डेट को बांटना पड़ता है जैसे वो प्रॉफिट शेयर करें, जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो उस रेशो में उन्हें अपना डेट भी बांटना पड़ेगा। हाँ, और इंडिविजुअली भी, ज्वाइंटली तो क्लियर है कि हाँ जी सब मिलके अपना बिजनेस, अपना जो डेट है उसे चुकाएंगे, लाइबिलिटी को सब मिलके चुकाएंगे। अब इंडिविजुअली क्या है बच्चा, इंडिविजुअली बोला जाता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हाँ जी कोई डेट आ गया, बाकी जो इंसान है वो अभी उस डेट को देने की पोजीशन में नहीं, उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। उस केस में क्या होएगा, एक इंसान जिसके पास पैसा है वो एक बारी बाहर वाला सारा डेट चुका देगा। जैसे कि मैं कहूँ बाकी 3 के पास पैसा नहीं था, एक के पास पैसा था, एक बारी के लिए उसने सारा डेट चुका दिया, पूरा 10 का 10 लाख दे दिया, बट उसके बाद he can recover from other partners। धीरे धीरे करके वो बाकी 3 से जितना जितना उनका हिस्सा था वो रिकवर कर सकता है। यही मतलब है कि हर पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी बेयर करता है, ज्वाइंटली भी, जैसे कि अगर पैसा है तो मिलके सभी इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेंगे, और इंडिविजुअली कि एक बार बाहर वालों को भेज दो, एक बार उनका पैसा चुकाओ, बाद में अपने आप लड़ते रहना, अपने आप रिकवरी करते रहना। तो उस केस में क्या है, ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स लाइबल रहते हैं। रिस्क बेयरिंग बाय ऑल द पार्टनर्स, जो रिस्क है बिजनेस का वो सारे पार्टनर्स के द्वारा इक्वली बेयर करा जाता है इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जैसे वो अपने प्रॉफिट शेयर करें उसी प्रोपोर्शन में वो रिस्क भी शेयर करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, कौन उस बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है और कौन उसे कंट्रोल करता है, बेटा ज्वाइंटली बाय ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स मिलके इस बिजनेस को रन करते हैं। इसके डिसीजन सबके द्वारा म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही लिए जाते हैं।
कंटिन्यूटी क्या है कि अगर सपोज 4 बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, एक बंदे की डेथ होगी, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस बिजनेस का क्या होगा? तो इन केस अगर कोई भी बच्चा कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई भी रिटायर हो जाए, मतलब छोड़ के चला जाए कि मैं अब आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, कुछ ऐसा हो जाए, कोई भी एक पार्टनर पागल हो जाए, ठीक है, पत्थर फेंकने लग जाए एक दूसरे पे, इंसॉल्वेंसी हो जाए, मतलब उसका दिवालिया निकल गया कि अब वो कुछ भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ भी और रीपे करे, तो उस केस में क्या होएगा? तो उस केस में पूरी जो पार्टनरशिप है बच्चा वो डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब अगर एक भी इंसान पागल हो जाता है, छोड़ के चला जाता है, एक भी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में पूरी पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, डिसॉल्व हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। बट मैम ये तो बहुत बुरी बात है, बट नहीं बच्चा, ऐसा हो सकता है कि हाँ जी एक बार फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो एक नया एग्रीमेंट बना के अपने बिजनेस को, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है कि हाँ जी उसको उसका शेयर दे दिया और एक नया एग्रीमेंट लिख दिया जिसमें कि वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो मिलकर बिजनेस करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चा कि मेंबर्स कितने होने चाहिए? कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम बच्चा इसमें 100 मेंबर हो सकता है कि 100 से ज़्यादा, अगर आपको 100 से ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, ज़्यादा लोगों के साथ बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन कम्स योर म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? इसमें जो बिजनेस है वो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। बहुत ही अलग कंसेप्ट है बच्चा म्यूचुअल एजेंसी का। मोस्टली बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। म्यूचुअल एजेंसी में क्या है बच्चा, एज एन एजेंट एंड एज अ प्रिंसिपल, कि एक जो बिजनेस है वो एक के द्वारा चलाया जाता है या सबके द्वारा चलाया जाता है। कई बार वो एज अ प्रिंसिपल एक्ट करता है और कई बार एज अ एजेंट काम करता है। एज एन एजेंट जब वो इंसान सबको बाइंड कर दे थ्रू हिज एक्ट। जैसे मैं कहूँ बच्चा, हम 4 लोग मिलके बिजनेस कर रहे थे, कोई बिजनेस डील होनी थी, उस बिजनेस डील को करने के लिए मैं अकेली चली गई, राइट? 4 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस डील करनी थी, तो उस बिजनेस डील में क्या है, मैं अकेली उस बिजनेस को करने के लिए चली गई, तो उसमें क्या होएगा, अगर उस बिजनेस डील से कल को कोई नुकसान होता है या कोई फायदा होता है, तो वो ऐसा नहीं होएगा कि मैंने बिजनेस डील करी है तो उसका सारा जिम्मा मैं चुकाऊंगी, तो वो हमारे चारों के बीच में, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे लॉसेस हो, वो हम चारों को बेयर करने पड़ेंगे। तो उस केस में क्या है, मैं एक एजेंट हूं जिसने जाके कोई डील कर दी, राइट? तो उसमें क्या है, मैंने डील करी और उसने मेरे बाकी सारे पार्टनर्स को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया कि वो भी जो मेरा एक्ट है उन्हें भी उसके साथ चलना पड़ेगा। एंड एज अ प्रिंसिपल क्या है, बॉन्ड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। की जैसे मैं कहूँ कि कल को मेरी फ्रेंड चली गई बिजनेस कोई डील करने, तो उस केस में क्या है, उसने मुझे बाइंड कर दिया, उसने कोई बिजनेस डील फाइनल करी, तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर भी आएगा। तो उस केस में क्या है बच्चा, मैं एज अ प्रिंसिपल की उसका जो फायदा नुकसान होगा वो मुझे भी झेलना पड़ेगा। तो उस केस में मैं कैसे एक्ट करती हूँ, एज अ प्रिंसिपल, राइट? आगे आइए चलते हैं। देन कम्स मेरिट ऑफ पार्टनरशिप। अब फायदे क्या है बच्चा पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस करने के? सबसे पहले इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि आप सिर्फ एक एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है, कि इवन उसे रजिस्टर करवाने की जरूरत भी नहीं है, आपने 4 लोगों ने मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो उसी के साथ, उस एग्रीमेंट के साथ ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इवन आपको कहीं पे जाके रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको याद होगा बेटा, हमने ये कहा था कि रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप की होती है वो मैंडेटरी नहीं होती, कि जरूरी नहीं है कराओ, नहीं भी कराया तो चलेगा, बट इट इज एडवाइजेबल। इसको करवाने के फायदे बहुत है, ठीक है। फायदे क्या है वो आप इन डिटेल अपनी बुक में से एक बार पढ़ लेंगे कि हाँ जी, बट एडवाइजेबल होता है कि आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवा लें। देन कम्स बैलेंस डिसीजन मेकिंग। पार्टनर्स जो है वो ओवरसी ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, कि हाँ जी हर पार्टनर, जैसे कि मैं कहूँ कि जो मेरी एक्सपर्टीज है वो टेक्नोलॉजी में अच्छी है, तो मैं अपने बिजनेस की टेक्नोलॉजी देखूंगी। एक जो मेरा फ्रेंड है वो मैनेजमेंट में अच्छा है, तो वो मैनेजमेंट देख लेगा। तो इसी अकॉर्डिंग जिसकी जिस चीज में एक्सपर्टीज है उसी अकॉर्डिंग वो इंसान उस बिजनेस के एरिया में इंटरेस्ट ले सकता है। और हर एक में क्या है, हर एक इंसान अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्स अपने बिजनेस में लगा सकता है। मोर फंड्स, एक इंसान अकेला बिजनेस करेगा तो कहीं ना कहीं फंड्स लिमिटेड हो जाएंगे,
चार लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो चारों अपने घर से पैसा लेके आएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन सबके द्वारा किया जाता है, तो इसमें क्या है, आपके नंबर ऑफ फंड्स क्या है वो बढ़ जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके फंड्स हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। देन कम्स योर रिस्क शेयरिंग। पहले क्या था, बच्चा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा था, सारा रिस्क सिर्फ उसका अकेले का था, तो फिर भी उसे डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं सोचना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या है, उसे पता है कि कोई भी फायदा नुकसान होएगा हम चारों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं आपका रिस्क शेयर हो जाता है, सारा रिस्क सारे पार्टनर्स मिलकर बेयर करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हर पार्टनर की होती है, ऐसा नहीं होता कि एक इंसान है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो रिस्क भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसमें एक इंडिविजुअल के ऊपर जो स्ट्रेस था, एक लाइक दबाव था कि हाँ जी कल को मेरे को अगर कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई मेरे को अकेले को करनी पड़ेगी, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो जाता है। देन कम्स हाई सीक्रेसी। इसमें क्या है कि हाँ जी पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी कोई भी लाइक प्रोविजन नहीं है कि आपको अपने अकाउंट्स बाहर वालों को दिखाने पड़ेंगे कि कैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट्स करी, ऐसा कुछ भी आपको बाहर दिखाने की जरूरत नहीं होती। नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स, तो इन्हें अकाउंट्स को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, तो ये अपनी बिजनेस की सीक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हाँ जी जो भी इनके बीच में इंफॉर्मेशन है ये आपस में उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं बिना किसी को बताए। देन कम्स योर लिमिटेशंस, कि हाँ जी अब पार्टनरशिप के द्वारा बिजनेस करने की लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहला है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। हमने अभी पढ़ा कि सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो कैसी रहेगी बच्चा, अनलिमिटेड, तो इसकी ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमने देखा कि हाँ जी जो इसके नंबर ऑफ मेंबर्स है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कंपनीज के कंपैरेटिव में से बोलते हैं कि जो इसके रिसोर्सेज हैं, कि इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो इसके रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है। एंड देन कम्स पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे दो बर्तन होंगे वो तो आवाज करेंगे ही, तो आपस में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर एक अकेला बंदा खुद से थोड़ी ना लड़ता रहेगा, है ना, खुद को थोड़ी पत्थर मारता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक लाइक पार्टनरशिप के थ्रू आप बिजनेस करें तो आपके इक्वल चांसेस रहते हैं कन्फ्लिक्ट होने के। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक भी पार्टनर के अगर डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो उस केस में क्या है कि हो सकता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हो, कि मेन इंसान जो कि बिजनेस देख रहा था, जो सारे इनिशिएटिव लेता था, उसकी ही डेथ हो गई, तो हो सकता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो दोबारा एक एग्रीमेंट नया बनाए ही ना, वो बिजनेस को कंटिन्यू करे ही ना। तो इसमें क्या है कि अगर एक भी इंसान की, एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कोई भी और रीजन हो जाता है, तो पूरी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। देन कम्स योर लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, की जैसे कि हमने पढ़ा कि आज इट इज नॉट लाइबल टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स, की जैसे कि इन्हें कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करना होता, नहीं लोगों को दिखाना होता कि हाँ जी हमने कितने प्रॉफिट्स कमाए, कि कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स है, कितनी हमारी देनदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को पैसा देने में, इन्वेस्ट करने में, या फिर इन लाइक पार्टनरशिप फॉर्म्स को लोन वगैरह प्रोवाइड करने में उनका कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो इसमें जो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसकी प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है। तो बच्चा होप आपको ये तीनों कंसेप्ट जो कि हमने पढ़े, वन एस सोल प्रोप्राइटरशिप, देन एचयूएफ एंड पार्टनरशिप, इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।